अथर्व गेट की तरफ ही देख रहा था। फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ और गौरी अथर्व का दिया हुआ लहंगा पहनकर पार्टी हॉल में आती हुई नजर आई। गौरी जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे अथर्व के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अथर्व ने गौरी को देखा और पलटकर अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरी गौरी। अथर्व ने अपने दिल की धड़कनों को संभाला और गौरी को देखने लगा। गौरी की नज़र जैसे ही अथर्व से जा मिली, वैसे ही गौरी के दिल की धड़कन भी 100 की स्पीड से भागने लगी। कुछ ही पल में गौरी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह जानती थी अथर्व उसकी किस्मत में नहीं है। गौरी को 3 साल पुरानी वाली बातें याद आने लगीं। सुबह से गौरी बस इसलिए एक्साइटेड थी कि वह एक नज़र अथर्व को देख लेगी। अथर्व भी तो बस एक नज़र गौरी को देखने के लिए ही बेकरार था। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद गौरी आरिका के पास जाकर खड़ी हो गई। तब तक विक्रम और विशाखा ने भी पार्टी में एंट्री ले ली। विक्रम की नज़र तो आज विशाखा से हटी नहीं रही थी। विक्रम ने मन में कहा, अगर मैं आज विशाखा को प्रपोज कर दूं तो क्या यह मुझे हाँ कहेगी? नहीं कहूंगा। अगर उसने मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। विक्रम सब रख सबके सामने नहीं, अकेले में प्रपोज कर दियो, और हो सके तो विशाखा से थोड़ा दूर होकर करना। क्या पता मानने लग जाए, या फिर उसने दोनों हाथ पकड़कर कहना, ऐसा ना हो तू प्रपोज करे और वह तेरे गाल पर हाथ साफ कर ले। अगर तू हाथ ही पकड़ लेगा तो वो तुझे गाल पर थप्पड़ नहीं मारेगी। विक्रम अपने ख्यालों की दुनिया में ही खुश हो रहा था। आज वह सच में बहुत खुश था, क्योंकि विशाखा बहुत सुंदर लग रही थी और विक्रम विशाखा के साथ अपना भविष्य देख रहा था। थोड़ी देर बाद पार्टी में म्यूजिक स्टार्ट हो गया और सब कपल डांस करने लगे। अक्षित प्रियंका के साथ डांस कर रहा था और प्रियंका के चेहरे पर खुशी अलग नजर आ रही थी। लेकिन अक्षित की नजरें तो आरिका पर थीं, जो अभी भी मोबाइल में कुछ कर रही थी। सच तो यह था कि आरिका अक्षित को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वह अक्षित को देख लेगी तो उसका दबा हुआ प्यार बाहर आ जाएगा। या यह कह सकते हैं कि आरिका अक्षित को किसी और के नज़दीक देख ही नहीं सकती थी, इसलिए वह एक कोने में बैठी मोबाइल चला रही थी। विक्रम ने भी विशाखा की तरफ हाथ बढ़ाया। विशाखा ने पहले तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। विक्रम घूमकर विशाखा की दूसरी साइड आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, कर लो ना थोड़ा सा डांस। खा थोड़ी जाऊंगा। विशाखा ने कहा, मेरा मूड नहीं है। विक्रम ने कहा, कभी तो मेरे दिल की बात सुन लिया करो। मेरा मतलब था मेरी बात मान लिया करो। अब तुम ही देखो, कोई और लड़कियां हैं जो मेरे साथ डांस कर सके? विशाखा ने मन में कहा, विक्रम के साथ थोड़ा सा डांस कर ले, नहीं तो ये ऐसे ही दिमाग खाता रहेगा। विशाखा को ना चाहते हुए भी डांस के लिए हाँ कहना पड़ा और दोनों जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। डांस तो हमारी गौरी और अथर्व भी करना चाहते थे। गौरी शर्म के कारण आगे नहीं बढ़ रही थी और अथर्व कसम के कारण मजबूर था। सालू ने अथर्व को देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने एक हाथ से गौरी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अथर्व का, और खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले जाते हुए कहा, आज तो रहने दो, कम से कम आज के दिन तो कसम और शर्म भूल जाओ। अथर्व गौरी भी साथ में डांस करने लगे। गौरी तो शर्म के कारण अथर्व को देख ही नहीं रही थी और अथर्व तो गौरी को एकटक निहार रहा था। दोनों के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। अथर्व की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए गौरी के गाल तो चेरी की तरह लाल हो गए थे। सालू एक साइड खड़े होकर सबको देख रही थी। तभी उसकी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सालू ने डरकर पीछे देखा तो रुद्र खड़ा था। रुद्र ने कहा, ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो इतने दिनों से? सालू ने कहा, क्योंकि मैं रिजाइन करने के लिए सोच रही हूँ, इसलिए नहीं आ रही। रुद्र ने कहा, रिजाइन के लिए सिर्फ सोचना करना नहीं, क्योंकि तुम्हें देखने की आदत पड़ चुकी है। तुम ऑफिस नहीं होती तो मन नहीं लगता। सालू ने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्यों, कोई और नहीं मिल रहा परेशान करने के लिए, जिसे तुम बातें सुना सको या दर्द दे सको? या तुम्हें कोई और लड़की रास नहीं आ रही? रुद्र को सालू की बात चुभ रही थी, लेकिन वह समझ सकता था कि सालू उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। रुद्र ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, किसी लड़की में वह बात नहीं जो तुम्हारे अंदर है। मुझे सिर्फ तुम ही बर्दाश्त कर सकती हो। मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरी इरिटेशन, सब कुछ तुम अपने अंदर समझ सकती हो। सालू ने कहा, बस बहुत हुआ। तुम मेरे पास आते हो तो खुद से ही नफरत होती है, घिन आती है खुद से। मैं तुम्हें जितना भूलना चाहती हूँ उतना ही तुम पास आते हो। अब तक सालू की आंखों में आंसू आ गए थे।
सालू ने कहा, कोसती हूँ उस दिन को जब तुमसे मिली थी। काश न मिली होती तो मेरी जिंदगी इतनी खराब नहीं होती। दर्द से ना गुजरती, डिप्रेशन से ना गुजरती, एक अच्छी जिंदगी जी रही होती, किसी की बीवी होती, किसी के घर की बहू होती। रुद्र ने पूछा, तो तुम शादी करके सेटल होना चाहती हो? सालू ने इविल स्माइल के साथ कहा, तुमने मुझे इस लायक छोड़ा है जो मैं किसी से शादी करके सेटल हो जाऊं? मैं तो चाहकर भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। रुद्र को सालू की बातें सुई की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। रुद्र ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? सालू ने कहा, तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? आज सूरज किस दिशा से निकला है और किस बात की माफी? तुमने तो कहा था कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, तुम्हें उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। अब समझी, तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम दोबारा से अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर फिर से मुझे तोड़ना चाहते हो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सच भी बोलोगे तो मुझे झूठ ही लगेगा। रुद्र ने सालू को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। सालू ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे? रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। इस बार सालू को थोड़ी हंसी आ गई और साथ में सालू की आंखों में आंसू भी आ गए। सालू ने कहा, क्या बात है रुद्र, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे हंसी आ रही है। हंसी रुकी नहीं रही है। थोड़ी देर बाद सालू ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रुद्र की आंखों में देखकर कहा, इस बार नहीं रुद्र, इस बार अगर तुमने मुझे दर्द दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। सालू ने रुद्र को दूर धकेलते हुए डांस फ्लोर से नीचे आ गई। सालू की आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे, जिसे वह कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही थी। इधर विक्रम और विशाखा भी डांस कर रहे थे। विक्रम की निगाहें तो विशाखा पर ही अटकी थी, जिससे विशाखा बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। विक्रम के ऐसे देखने से विशाखा को शर्म भी आ रही थी और उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। विशाखा ने हिम्मत करते हुए विक्रम से कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, घूर नहीं रहा, देख रहा हूँ। तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और सुंदर चीजों को तो निहारा ही जाता है। विशाखा ने कहा, तो इतनी बुरी तरीके से देखा जाता है कि वो सुंदर चीज अनकंफर्टेबल होने लगे। विक्रम ने कहा, मेरे देखने से तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो। विशाखा ने दांत पीसते हुए कहा, और क्या, जब से डांस कर रहे हो ऐसे ही घूरे जा रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अथर्व गौरी भी डांस कर रहे थे। दोनों के बीच खामोशी थी। अथर्व बोलना नहीं चाहता था और गौरी बोल नहीं सकती थी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इतने पास होना दोनों को ही अच्छा लग रहा था। अथर्व मन में सोच रहा था, गौरी को गोद में उठाकर एक हाथ में ले जाए और एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। विक्रम की दादी और शांति सबको डांस करते हुए देख रही थी। विक्रम की दादी ने कहा, ये गौरी, इसने अभी तक तेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की को इस पार्टी में बुलाया ही क्यों है। शांति ने कहा, माँ, मैंने नहीं बुलाया, अक्षित ने बुलाया है। मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि ये लड़की मधुमक्खी की तरह मेरे बेटे के आसपास ही क्यों घूमती है। चार लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? कौन है ये लड़की? विक्रम की दादी ने शांति को ताना मारते हुए कहा, 3 साल हो गए तो अब तक अथर्व की शादी नहीं करवा पाई। इतने साल तो बहुत होते हैं। अथर्व की शादी कर देती तो गौरी उसकी जिंदगी से कब की चली जाती। शांति ने कहा, माँ, कितनी बार तो कोशिश कर चुकी हूँ। इसने मुझे कहा है कि अगर गौरी से शादी नहीं करेगा तो किसी से नहीं करेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अथर्व को समझाऊं। विक्रम की दादी ने कहा, अरे समझाना क्या है? माँ होने का वास्ता देकर अथर्व की शादी जबरदस्ती किसी लड़की से करवा दे। जब शादी हो जाएगी तो उससे प्यार भी करने लगेगा। अगर शादी नहीं करेगा तो गौरी के पीछे ही घूमता रहेगा। आरिका अभी भी एक साइड सोफे पर बैठी अपना मोबाइल चला रही थी। ना चाहते हुए भी आरिका ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो अक्षित उसे ही देख रहा था और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। जब से आरिका आई थी तब से ही अक्षित की नजरें उस पर ही थी। डांस अक्षित प्रियंका के साथ कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें आरिका पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर में राज चड्ढा और विवेक भी पार्टी में आ गए। राज सीधा अक्षित से जाकर मिला। राज चड्ढा ने अक्षित को गले लगाकर कहा, तो फाइनली तूने खुद को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। अक्षित ने कहा, मुझे जितना बर्बाद होना था मैं हो गया। अब मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। अब मैं उन्हें बर्बाद करूंगा
जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। अक्षित ने राज को इशारा किया और राज आरिका के पास जाकर खड़ा हो गया। राज ने कहा, आरिका चलो हम भी डांस करते हैं। आरिका ने बिना किसी इमोशन के राज को देखा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। राज ने कहा, आरिका मैं कितनी बार माफी मांग चुका हूँ। मैं सच में उस रात के लिए शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सच मानो मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई मैल नहीं है। उस दिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। आरिका ने कहा, देखो राज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी और प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे और अक्षय से परेशान हो गई हूँ। राज ने कहा, चलो डांस कर लेते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। आरिका ने कहा, मेरा मन नहीं है। राज ने कहा, तुमने बहुत सारे काम अपनी जिंदगी में ऐसे किए होंगे जिसमें तुम्हारा मन नहीं था, तो फिर आज मेरे साथ डांस भी बिना मन के ही करो। आरिका ने राज की तरफ देखा तो उसे उसकी बात में सच्चाई नजर आई, तो आरिका ने अपना हाथ राज के हाथ में रख दिया। राज आरिका को डांस फ्लोर पर ले गया। राज आरिका के साथ डांस करने लगा। आरिका राज के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। राज ने कहा, तुम अक्षय से प्यार करती हो तो कह क्यों नहीं देती। आरिका ने कहा, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, फिर भी दे ही देती हूँ। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। अक्षित अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो अक्षित को बचाने के लिए दिन रात एक नहीं करती। मैं तुम्हें भागते हुए, थकते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बेबस होते हुए देखा है। हारिका, मैं एक लॉयर हूँ। अलग अलग तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। उनकी पर्सनालिटी देखकर बता सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहे हैं या सच। तुम्हारी जुबान और तुम्हारी आंखें दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम अब भी अक्षय से बहुत प्यार करती हो और मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हारिका राज की आंखों में देखकर गुस्से से कहा, प्यार करती थी लेकिन अब नहीं। अब नफरत के अलावा कुछ नहीं करती। अब तो अक्षित मेरी नफरत के भी लायक भी नहीं है। राज आरिका के दिल की हालत समझ रहा था। राज जानता था आरिका अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने एटीट्यूड को आगे रखना चाहती है। राज ने आरिका को कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप आरिका के साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद पार्टनर चेंज हुए और आरिका घूमकर अक्षित की बाहों में आ गई। आरिका ने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा, लेकिन अक्षित तो बस आरिका को ही देख रहा था। एक पल भी ऐसा नहीं गया जब उसने आरिका को ना देखा हो। अक्षित जानता था कि आरिका उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अक्षित ने कहा, क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल, मेरी सगाई प्रियंका से हो रही है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हारिका ने बिना अक्षित को देखे ही कहा, तुम प्रियंका से शादी करो या किसी गधी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, फर्क नहीं पड़ता तो मेरी सगाई में क्यों आई हो। यह सुनते ही हारिका की आंखें बड़ी हो गई। हारिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे ब्लैकमेल करके बुलाया है और तुम ही कह रहे हो कि मेरी सगाई में क्यों आई हो। प्रियंका के प्यार में पागल हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। अक्षित ने हारिका की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्यार में तो तुम्हारे पागल हुआ था। खैर ये बातें छोड़ो, तुम्हें तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी कभी। वैसे मेरी बातें बहुत मानने लगी हो। अगर मैं कहूँगा मुझसे सगाई कर लो तो कर लोगी। हारिका ने गुस्से में कहा, मैं क्या, मेरी जूती भी तुमसे सगाई नहीं करेगी। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जूती से करने भी नहीं है। तभी अक्षित के पास उसकी मामी आई और बोली, अक्षित डांस बहुत हो गया, अब सगाई कर लेते हैं। अक्षित ने कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं मामी। शांति ने कहा, बात जल्दी की नहीं है अक्षित, कुछ चीजें टाइम से हो तो अच्छी लगती हैं। कितना टाइम हो गया पार्टी स्टार्ट हुए और तुम वो की सगाई की रस्म आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो। आरका ने अक्षित से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अक्षित छोड़ो मेरा हाथ और आंटी जो कह रही हैं वह करो। लेकिन अक्षित ने आरिका का हाथ नहीं छोड़ा। अक्षित ने कहा, अभी कैसे छोड़ दूं, अभी तो दिल भरा नहीं है। अक्षित ने गाना गुनगुनाया, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। आरका ने खुद का गुस्सा दबाते हुए अक्षित से कहा, अक्षित पार्टी में ड्रामा क्रिएट मत करो और चुपचाप जाकर प्रियंका के साथ सगाई कर लो। सारे मेहमान तुम्हारी प्रियंका के साथ में सगाई में शामिल होने आए हैं, ना कि तुम्हारा गाना सुनने। अक्षित ने मामी की तरफ देखकर कहा, मामी आप चलिए मैं आता हूँ। अक्षित ने आरिका की तरफ देखकर कहा, ड्रामा,
ड्रामा तो तुमने और प्रियंका ने मेरी जिंदगी का बना दिया है। खैर आज बताता हूँ ड्रामा बनता है तो कैसा लगता है। पता नहीं क्यों आज हारिका को अक्षित की बातों को सुनकर थोड़ा डर लगने लगा था। हारिका को ऐसा लग रहा था कि अक्षित ने आज कुछ तो बहुत बड़ा करने का प्लान सोचा है और उसका शक कहीं ना कहीं ठीक ही था। अक्षित ने सगाई करने के लिए पार्टी नहीं रखी थी, बल्कि कुछ राज खोलने के लिए पार्टी रखी थी। अक्षित ने माइक लिया और बोलना स्टार्ट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, आप लोग मेरी और प्रियंका की सगाई में आए। यह बात सुनकर प्रियंका तो बहुत खुश हो गई। अक्षित ने आके कहा, आप सब जानते हैं प्रियंका ने मेरा हर पल हर घड़ी मेरा साथ दिया है। मेरा अच्छे में बुरे में प्रियंका हमारे हमेशा साथ खड़ी रही है। और ये बात उसने हारिका को देखकर बोल रहा था। अक्षित ने कहा, चलिए मैं आपको अपनी और प्रियंका की कुछ प्यारे पलों की याद की तस्वीरें दिखाता हूँ। पार्टी में लगी बड़ी सी एलईडी पर प्रियंका और अक्षित की कुछ फोटो आने लगी। फोटोज में प्रियंका और अक्षित एक दूसरे के बहुत करीब थे। फोटो काफी रोमांटिक लग रही थी। बहुत सारी फोटो ऐसी थी जिनमें अक्षित प्रियंका के हाथों को चूम रहा था, कभी उसके फोrehead पर किस कर रहा था, कभी गाल पर। ये सारी फोटो देखकर हारिका को अंदर ही अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। हारिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हारिका ने खुद को आंसू बहने से रोक लिया। प्रियंका तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और अक्षित से चिपक रही थी। वह हर फोटो देखते ही अक्षित के गले लग जाती ताकि हारिका को जला सके। अक्षित प्रियंका को देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल कर रहा था, जिसे प्रियंका ने ध्यान नहीं दिया। विवेक ने राज के कान में कहा, राज ये क्या कर रहा है यार, इसके कदम से अब डर लगने लगा है। इतना अच्छा इंसान था लेकिन अब एक डेविल बन गया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धमाका होने वाला है। राज ने कहा, हाँ विवेक, मुझे भी लग रहा है कि अब धमाका होगा। वैसे अक्षित को इतनी बड़ी पार्टी शोरगुल पसंद भी नहीं है। अगर उसे सच में प्रियंका से सगाई करनी होती तो एक सिंपल सी सगाई रखता, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी डेकोरेशन देखकर मेरे दिल का डर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं अक्षित आगे क्या करेगा। फोटोज खत्म हो गई। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुई। वीडियो को देखकर सब शॉक्ड हो गए। राज ने तो अपनी गर्दन नामे हिला दी और सर पर हाथ मार लिया। विवेक ने कहा, हे भगवान, अब क्या होगा। एलईडी पर प्रियंका और आरिका की वीडियो चल रही थी। दोनों आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रही थी। वीडियो 3 साल पुरानी थी। ये वीडियो कोर्ट रूम से बाहर की थी, जब आरिका अक्षित को बचाने कोर्ट आ रही थी। उससे पहले ही आरिका को कॉरिडोर में ही प्रियंका मिल गई थी। आरिका ने कहा, हटो मेरे रास्ते से प्रियंका। प्रियंका ने कहा, क्यों? मैं सोच रही हूँ आज थप्पड़ का बदला ले लूं, जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। आरिका ने कहा, किसी और दिन प्रियंका, अभी मुझे अक्षित को बचाना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मार दूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रियंका ने कहा, थप्पड़ मारना तो दूर की बात, आज तुम मुझे छू भी नहीं सकती। आरिका ने गुस्से में कहा, आगे से हटो, ऐसा ना हो मैं तुम्हें जान से मार दूं। प्रियंका ने कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें जान से मार देने का। उससे पहले वीडियो देख लो। आरिका ने वीडियो देखी तो वह वीडियो गौरी की थी। गौरी एक बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसके सामने 4 आदमी बिना शर्ट के खड़े थे। वीडियो देखकर आरिका परेशान हो गई। आरिका ने गुस्से में कहा, प्रियंका तुम इतनी गिरी हुई हो, इतनी नीच हरकत पर आ गई। अगर गौरी को कुछ हुआ मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी। प्रियंका ने कहा, यकीन करो, जब तक मैं फोन ना करूं वह गौरी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। 20 मिनट के अंदर अगर मैंने फोन नहीं किया तो वह गौरी की इज्जत नीलाम कर देंगे और उसके बाद रंगा को भेज देंगे। अगर तुम गौरी को बचाना चाहती हो तो वापस चली जाओ। आरका की आंखें आग की तरह दमकने लगी थीं। आरका ने कहा, प्रियंका तुम ठीक नहीं कर रही हो। किसी लड़की के लिए उसकी इज्जत सब कुछ होती है और तुम एक लड़की होकर ये सब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रियंका ने एटीट्यूड के साथ कहा, यह सब तो तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। न तो मुझे थप्पड़ मारती और ना ही मैं तुमसे बदला लेती। तुम दोनों में से किसी एक को बचा सकती हो, गौरी या अक्षित। आरिका ने कहा, इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मुझे यकीन नहीं होता कि अक्षित कभी तुमसे प्यार करता था और अक्षित तुम्हारे लिए तड़पा और रोया था। प्रियंका ने कहा, आरिका वक्त बर्बाद कर रही हो, जल्दी से बताओ तुम किसे बचाना चाहती हो। अगर अक्षित को बचाना चाहती हो तो तुम गौरी की इज्जत को नीलाम होने दो। आरिका ने अपने गुस्से को दबाया और प्रियंका के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली,
अक्षित को फांसी हो जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? प्रियंका ने बहुत आराम से कहा। आरिका, मैं वादा करती हूँ, मैं अक्षित को बचा लूंगी। मैं उसे फांसी नहीं होने दूंगी। मैं उसके जाने के बाद महसूस किया कि वह मेरे लिए क्या था। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, इसलिए उसकी नज़रों में तुम्हें गिराना जरूरी है। आरिका को सोच रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। प्रियंका ने कहा, आरिका क्या सोचा है, अक्षित या गौरी? आरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। आरिका ने कहा, गौरी। प्रियंका ने फोन करके कहा, उस लड़की को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। प्रियंका ने एक इविल स्माइल की और आरिका को देखकर बोली, अब अक्षित से मिलने की कोशिश मत करना और अक्षित की चिंता छोड़ दो। हारिका बिना कुछ कहे वहां से चली गई। पार्टी में मौजूद सब लोग वीडियो को देख रहे थे। अब सब हैरानी से प्रियंका को देख रहे थे। प्रियंका की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और सबकी नजरों में प्रियंका गिर गई थी। हारिका ने भी वीडियो देखी तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि अक्षित के सामने प्रियंका की सच्चाई आ गई थी। विवेक और राज की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि प्रियंका अक्षित के साथ ऐसा घिनौना गेम खेल सकती है। अक्षित ने मुस्कुराकर प्रियंका के पास आया और बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी तुम आरका को ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ा। फिर तुमने आरका को जेल भेजा, मेरा दिल तोड़ने के लिए। 3 सालों से तुम आरका को मुझसे मिलने से रोक रही हो, उसे हर पल हर रोज ब्लैकमेल करती हो। अक्षित प्रियंका के आसपास चक्कर लगाकर बातें सुना रहा था। डर के मारे अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। अब वह समझ गई थी कि अक्षित उसे माफ नहीं करेगा। अक्षित ने तेज आवाज में कहा, प्रियंका जवाब दो, क्यों किया ये सब? प्रियंका ने डरते हुए कहा, यह सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वह वीडियो झूठ है। अक्षित ने अगले ही पल प्रियंका का मुंह पकड़कर दबाते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अब सच बता दो, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। प्रियंका ने अपना मुंह अक्षित की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अक्षित की पकड़ इतनी मजबूत थी, वहां मौजूद लोगों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अक्षित के पास जाकर प्रियंका को छुड़ा सके। अक्षित इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो गई थीं। अक्षित को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रियंका उसकी बात का जवाब नहीं देगी तो वह अभी प्रियंका को मार देगा। प्रियंका पूरी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर किसी को दया नहीं आई। आरका ने अपने पैर पटके और अक्षित के पास आकर बोली, अक्षित छोड़ दो, नहीं तो वह मर जाएगी। लेकिन अक्षित ने प्रियंका को छोड़ने की जगह अपनी पकड़ और कस दी। आरिका ने दोबारा कहा, अक्षित छोड़ दो उसे, वह मर जाएगी। तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो वो कैसे बताएगी? छोड़ दो उसे। आरिका के कहने पर अक्षित ने प्रियंका को एक झटके से छोड़ दिया। प्रियंका मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। अक्षित का एटीट्यूड कम नहीं हुआ। अक्षित ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर अपने कदम प्रियंका की तरफ बढ़ा दिए। प्रियंका उठी और डरते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। प्यार सुनकर अक्षित के फेस पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और अक्षित जोर जोर से हंसने लगा। आरिका हैरानी से अक्षित को देख रही थी। सब लोग अक्षित से डर रहे थे। इस वक्त अक्षित बहुत डेंजरस लग रहा था। अक्षित की हंसी दिलों को दहलाने वाली थी। आरिका अक्षित को देख रही थी। उसे अक्षित को देखकर अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, क्योंकि आरिका ने ही उसे ऐसा बना दिया था। प्रियंका ने हिम्मत करते हुए फिर से कहा, अक्षित, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने महसूस किया तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और बहुत मायने रखते हो। तुम्हें वापस पाने के लिए मैंने ये सब किया। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अक्षित फिर से हंसते हुए कहा, तो तुमने मुझे जेल से क्यों नहीं निकाला? तुमने क्यों मुझे जेल में सड़ने दिया? तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे फांसी नहीं होने दोगी। फिर भी तुमने मुझे जेल में रहने दिया, मेरा केस लड़ने से मना कर दिया। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी रातें पवन खन्ना के साथ गुजरती हैं, है ना प्रियंका? प्रियंका के सारे राज से पर्दा हट गया था। अब प्रियंका के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रियंका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पवन खन्ना को जानती भी नहीं हूँ। अक्षित ने हंसते हुए कहा, ओह रियली? तो मेरे पास एक और वीडियो है, कहो तो सबको दिखा दूं? इतना कहकर अक्षित ने एक वीडियो प्रियंका के पास भेज दी। प्रियंका ने जैसे ही वो वीडियो देखी वह शॉक्ड हो गई। उस वीडियो में पवन खन्ना और प्रियंका दोनों अजीब सी कंडीशन में थे। अक्षित ने फिर कहा, सच बता दो, किसके कहने पर यह सब कर रही हो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बार अक्षित तेज आवाज में दहाड़ा।
प्रियंका ने अपनी वीडियो क्लिप देखी थी, तब से उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह वीडियो अक्षित के हाथ लग जाएगी। प्रियंका गुस्से में आरिका की तरफ बढ़ने लगी और आरिका को पॉइंट करते हुए कहा, अगर मैं करेक्टर लेस हूँ तो ये कौन सी दूध की धुली है? इसने भी तो तुम्हें बचाने के लिए। प्रियंका ने इतना ही कहा था कि आरिका ने एक जोरदार थप्पड़ प्रियंका को मार दिया। आरिका के ऐसे रिएक्ट करने से सब हैरान हो गए, किंतु अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्रियंका ने फिर गुस्से में आरिका को पॉइंट करते हुए कहा, एक थप्पड़ की कीमत तुमने 3 साल अक्षित से दूर होकर चुकाई है, और इस बार आरिका तुमसे कितनी किस्मत वसूलूंगी ये तुमने सोचा है? अक्षित ने प्रियंका को टोकते हुए कहा, प्रियंका इस बार नहीं, क्योंकि इस बार आरिका अकेली नहीं है, अक्षित उसके साथ खड़ा है। अगर तुमने गलती से भी आरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। प्रियंका ने भी अक्षित को गुस्से में कहा, जिस लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो वह लड़की भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम क्या जानो आरिका के दामन में कितने राज छुपे हैं। एक वीडियो तुमने मुझे भेजी थी, इंतजार करो अक्षित, आज मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जब होगा तब तुम्हारा और आरिका का रिश्ता बिखर कर रह जाएगा। इतना कहकर प्रियंका वहां से चली गई। 10 मिनट तक पार्टी में सन्नाटा पसरा रहा। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो जहाँ खड़ा था वह वहीं खड़ा रहा। हारिका जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, अक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षित ने एक पल नहीं गंवाया और रिंग निकालकर हारिका की रिंग फिंगर में पहना दी। हारिका के साथ यह सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके साथ हुआ क्या? हारिका ने एक बार अक्षित को देखा और एक बार अपनी फिंगर को। हारिका कुछ बोलती उससे पहले ही अथर्व ने क्लैपिंग शुरू कर दी। अथर्व को देखकर गौरी ने भी क्लैपिंग करने लगी। अथर्व ने विवेक को कोनी मारी तो विवेक ने राज को, सब एक साथ क्लैपिंग करने लगे। हारिका के साथ ये सब इतने अचानक से हो रहा था कि उसे कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला था। शांति ने हारिका को रिंग देते हुए कहा, लो अब तुम भी पहना दो। हारिका का मन अक्षित को देखने का भी नहीं था, रिंग पहनाना तो दूर की बात थी। हारिका बस रिंग को देख रही थी। अक्षित को पता था हारिका उसे रिंग नहीं पहनाना चाहती। अक्षित ने हारिका के पास आकर धीरे से कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मेरी इज्जत का सवाल है, पहना दो, बाद में इस बारे में बात कर लेंगे। हारिका को भी लगा कि एक बार तो अक्षित की इज्जत उछाल चुकी है, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे अक्षित की इज्जत पर आँच आए। हारिका ने बिना मन के अक्षित को रिंग पहना दी। सगाई में आए मेहमान एक एक करके अक्षित और हारिका को बधाई देने लगे। धीरे धीरे पार्टी में से मेहमान जाने लगे। अब कुछ करीबी फ्रेंड और रिलेटेड ही बचे थे। राज ने धीरे से हारिका के पास आकर कहा, प्रियंका शायद उस दिन की बात कर रही है। हारिका ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं अक्षित को सफाई देना चाहती हूँ। राज ने फिर भी धीरे से कहा, हारिका लेकिन मैं सफाई देना चाहता हूँ। अक्षित मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता मेरी और उसकी दोस्ती एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म हो जाए। अगर अक्षित तुमसे उस रात के बारे में पूछे तो प्लीज उसे सच सच बता देना। मुझे यकीन है कि अक्षित तुम्हारी बात पर भरोसा जरूर करेगा। हारिका ने कहा, मैंने अक्षित से सगाई की है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरे कारण उसकी इज्जत मिट्टी में मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अक्षित को सफाई देने के लिए बाध्य हूँ या मैं उसके सवालों के जवाब देने के लिए मरी जा रही हूँ। मुझे अक्षित से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरे लिए क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता, मुझे अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है। राज समझ गया कि हारिका इस वक्त बहुत गुस्से में है। वह हारिका उसकी बात नहीं सुनेगी, न समझेगी। राज ने फिर धीरे से कहा, देखो हारिका, प्लीज ठंडे दिमाग से काम लो। वैसे भी तुम्हारे और अक्षित की जिंदगी में बहुत कुछ खराब हो चुका है। अब उस बिगड़ी हुई चीज को सुधार लो। अपने आप को और अक्षित को एक मौका दो। ठीक कर लो अपने रिश्ते को। हारिका गुस्से में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राज ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उम्मीद से हारिका को देखने लगा। हारिका ने अब कुछ नहीं कहा। राज वहां से चला गया। अक्षित की सगाई हारिका से हो गई थी। यह देखकर सालू बहुत खुश थी। सालू के चेहरे पर मुस्कुराहट अलग ही नजर आ रही थी। रुद्र ने पीछे से आकर सालू के कानों में कहा, सालू तुम खुश हो? सालू ने रुद्र की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और कहा, हाँ बहुत खुश हूँ, किसी का तो प्यार मुकम्मल हुआ। अब जाकर सालू ने रुद्र पर ध्यान दिया। रुद्र को देखकर सालू की आंखों में गुस्सा आ गया। सालू ने कहा, मुझे कोई प्यार पूरा नहीं करना, बेहतर होगा तो मुझसे दूर रहो। पार्टी में मौजूद विशाखा भी हारिका और अक्षित को साथ में देखकर बहुत खुश थी। गौरी को आज पता चला कि उसके ऊपर आई कितनी बड़ी मुसीबत को हारिका ने अपने ऊपर ले ली थी। अब अथर्व गौरी की नज़रों में हारिका की इज्जत बढ़ गई थी।
अथर्व ने जब गौरी की आंखों में आंसू देखे तो ना चाहते हुए भी उसने गौरी को कसकर गले लगा लिया। अथर्व को महसूस हो रहा था कि वह गौरी को 3 साल पहले ही खो देता, लेकिन आज गौरी उसके साथ है तो सिर्फ और सिर्फ आरिका की वजह से। अथर्व ने गौरी को गले लगा लिया था तो विक्रम की दादी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। तभी सालू ने अथर्व को हल्की कोहनी को मारकर इशारा किया कि नानी देख रही हैं, अब तो छोड़ दो। अथर्व ने गौरी को छोड़ दिया। गौरी की शर्म से नजें झुक गईं। मेहमान सब जा चुके थे, अब बस फैमिली के कुछ मेंबर बचे हुए थे। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, चलो खाना खा लेते हैं। आरिका ने धीरे से मगर गुस्से में कहा, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, अब मुझे घर जाना है। मुझे तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनना। अक्षित ने प्यार से कहा, तुम्हें हमारी सगाई घटिया खेल लगती है? आरिका ने कहा, हाँ लगती है। जब से तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है उस दिन से मुझे तुम्हारी हर बात घटिया लगती है। तुम ही मुझे घटिया लगते हो। अक्षित को अब आरिका से कुछ कहना सही नहीं लगा। फिर भी अक्षित ने कहा, चलो खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आरिका ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, रुद्र है ना यहाँ, उसके साथ चली जाऊंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्षित ने एक स्माइल के साथ कहा, तुमसे प्यार से बात करता हूँ तो तुम्हें रास नहीं आता, तुम्हें तो ज़बरदस्ती ही समझ में आती है। चलो 2 दिन बाद हमारी शादी है, अपने भाई रुद्र के साथ तैयारी कर लेना। 2 दिन बाद बारात लेकर आऊंगा। यह सुनते ही आरिका हैरानी से अक्षित को देखने लगी। हॉल में एक कोने में विशाखा एक चेयर पर बैठी थी और विक्रम उसके लिए खाने की प्लेट लेकर आ रहा था। विशाखा ने खाना देखकर कहा, मुझे भूख नहीं है। विक्रम ने कहा, पार्टी में सब खाना खाने आते हैं, तुम क्या भूखी जाओगी? विशाखा ने कहा, मैं कह रही हूँ ना मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे आगे पीछे मत घूमा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, क्या अच्छा नहीं लगता? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विक्रम, मोदक द बिजनेस टाइकून तुम्हारे आगे पीछे घूमता है और एक तुम हो कि उसे भाव नहीं देती, बस नखरे करती रहती हो। विशाखा ने गुस्से में कहा, अगर नखरे दिखाती हो तो क्यों आगे पीछे घूमते हो? मत घूमा करो, मुझे नहीं पसंद। विक्रम ने कहा, इतना गुस्सा क्यों होती हो? हर वक्त गुस्सा रहती हो। विक्रम ने प्लेट में से एक बाइट विशाखा की तरफ बढ़ा दिया। विशाखा ने गुस्से में विक्रम का हाथ झटक दिया और हाल से बाहर चली गई। विशाखा का ऐसा बर्ताव विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था। विशाखा के ऐसे चले जाने से विक्रम के दिल में टीस सी उठी। विक्रम ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं खुद को क्या समझती है, मेरे दिल की हालत क्यों नहीं समझती। सब कुछ छोड़कर इसके आगे पीछे घूमता फिरता हूँ, फिर भी मुझे एक नज़र देखती तक नहीं है। पता नहीं कब मेरे दिल को समझेगी, कब मेरी फीलिंग्स को समझेगी, कब मेरा प्यार समझेगी। विक्रम भी प्लेट लेकर चेयर से उठकर चला गया। गौरी विक्रम और विशाखा को देख रही थी। गौरी भी विशाखा के पीछे पीछे हॉल से बाहर आ गई। गौरी ने बाहर आकर विशाखा को देखा तो विशाखा गाड़ी के पास खड़ी रो रही थी। विशाखा को रोते देखा तो गौरी परेशान हो गई और उसके पास जाकर पूछा, विशाखा क्या हुआ है? विशाखा रो क्यों रही हो? विशाखा ने कुछ नहीं कहा। देखो विशाखा, विक्रम ने कुछ कहा हो तो बुरा मत माना करो, वह तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसका इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं होता, उसके मन में जो आता है वह बोल देता है। विशाखा गौरी के गले लग गई और पहले से ज्यादा तेज तेज रोने लगी। गौरी समझ ही नहीं पा रही थी कि विशाखा रो क्यों रही थी। गौरी विशाखा से अलग हुई और उसने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है विशाखा, मुझे बताओ तो। अपने दिल की बात किसी से तो कहो, अपने दिल में रखोगी तो दर्द बन जाएगा, बता दोगी तो शायद दर्द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। विशाखा ने सुबकते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? विक्रम का मेरे आसपास रहना मुझे पसंद नहीं है। गौरी ने पूछा, क्यों पसंद नहीं है? कितनी तो केयर करता है, कितना अच्छा दोस्त है, तो दोस्त होने के नाते वह हमेशा तुम्हें बचाता है, तुम तो हमेशा उससे लड़ती रहती हो। विशाखा और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बोली, वो मुझे दोस्त नहीं समझता, वह मुझ में अपनी पत्नी देखता है। विशाखा की बात सुनते ही गौरी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम उसे प्यार करता है। यह बात विशाखा जानती है, फिर भी वह उससे दूर रहती है। गौरी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में विशाखा की आवाज़ आई, आपको क्या लगता है भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों विक्रम दिन रात मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, क्यों मेरी हेल्प करता है, क्यों मेरी हर बात सुनता रहता है, क्यों मुझे लेकर इतना पॉजिटिव है।
मुझे सब कुछ दिखता है और मैं सब कुछ समझती हूँ। गौरी ने पूछा, क्या तुम विक्रम से प्यार करती हो? विशाखा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है मैं उसके प्यार करती हूँ या नहीं? मैं उसके लायक नहीं हूँ। भाभी, सब कुछ समझती हूँ कि विक्रम मुझे प्यार करते हैं। मेरे साथ आने वाला कल देखते हैं। गौरी ने कहा, वह तुम्हें प्यार करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी को खुद से प्यार करने के लिए रोक नहीं सकती। तुमने तो खुद देखा होगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। कॉलेज में कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी और कितनी लड़कियां उसके पीछे पागल थी, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पागल है। और तुम हो कि उससे दूर भागती रहती हो और लड़ती झगड़ती हो। विशाखा ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं अनाथ हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। मेरा अपना कोई अस्तित्व ही कहाँ है कि मैं किसी से प्यार करूं। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। माँ बाप का प्यार क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। न जाने विक्रम ने मुझे कितनी बार मेरी औकात याद दिलाई है। आप नहीं जानती भाभी, विक्रम ने एक फ़ोन के लिए मुझे कितना बेइज्जत किया है। कॉलेज में, गार्डन में, क्लास में, हर जगह विक्रम ने मुझे बेइज्जत किया है और मैं अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकती। गौरी ने विशाखा को समझाते हुए कहा, देखो विशाखा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। और उस टाइम विक्रम ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन अब वह तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए। उसके साथ अपना भविष्य देखना चाहिए। उसके साथ खुश रहना चाहिए। विशाखा ने एक कड़वी हंसी हंसकर कहा, विक्रम ने मुझे इतनी बार मेरी औकात याद कराई है। जरा सोचिए, परिवार वाले मुझे कितनी बार याद दिलाएंगे। आपको लगता है कि वह लोग खुशी खुशी मुझे अपना लेंगे? मुझे नहीं लगता वह लोग मुझे अपना लेंगे। अपना भी लिया तो बाद में कमियां निकालने लगेंगे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। गौरी को लग रहा था कि विशाखा समझने की हालत में नहीं है, और विशाखा जो कह रही थी वह पूरी तरह सही था। गौरी को इस बात से ही खुशी थी कि चलो, विशाखा भी विक्रम को पसंद करती है। विशाखा ने फिर कहा, जिस फैमिली ने आपकी शादी अतर भैया से नहीं होने दी, आपको लगता है कि वह फैमिली मुझे अपना लेगी? विशाखा की ये बात सुनकर गौरी को भी लग रहा था कि विशाखा बिल्कुल सही बोल रही है। गौरी ने तो कितने साल तक विक्रम की दादी और फैमिली के ताने सुने थे। विशाखा अब भी रो रही थी। गौरी ने उसे समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ, रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम सब कुछ शिव जी के ऊपर छोड़ दो। अगर उनकी कृपा हुई, तुम्हारी और विक्रम की शादी जरूर होगी। गौरी ने बहुत देर तक विशाखा को समझाया। विशाखा ने बहुत हद तक खुद को संभाल लिया था। गौरी ने विशाखा को गले लगा रखा था और उसकी पीठ सहला रही थी। विक्रम की दादी ये सब देख रही थी। विक्रम की दादी ने गुस्से में कहा, यह अनाथ लड़की मेरी पोता बहू बनने के ख्वाब देख रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं शांति नहीं हूँ जो अथर्व की बातों में आकर अथर्व की शादी ना करे। मैं तो अपने विक्रम की शादी जल्दी से कर दूंगी ताकि इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। सभी लोग जा चुके थे, पर हमारे हीरो हीरोइन अभी भी लड़ रहे थे। विक्रम, अथर्व, गौरी, सालू, रुद्र, विशाखा उन सबको लड़ते हुए देख रहे थे। आरिका ने कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं हर हालत में तुमसे ही शादी करूंगा। जाकर तैयारी कर लो, आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अक्षित ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। हारिका ने कहा, ड्रग्स लेने लगे हो क्या, जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, या सुनाई कम देने लगा है? मैंने यह सगाई सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए की थी, लेकिन शादी शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी तुमसे, समझे तुम? अक्षित ने कहा, तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम पिछले 3 सालों से जिस शूटर को ढूंढ रही हो, जिसने निहारिका को शूट किया था, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें उस शूटर का पता बता दूंगा। जाकर मार आना और तुम्हारा केस भी लड़ लूंगा। शूटर के बारे में सुनकर आरिका का गुस्सा बढ़ गया। आरिका की आंखों के सामने उसके डैड और बहन की जलती हुई चिता नजर आने लगी। आरिका ने बेहद गुस्से में कहा, तुम जानते हो तो बता क्यों नहीं देते थे? मैं पिछले कई सालों से उस आदमी को मारने के लिए तड़प रही हूँ। जब तक मैं उसे मार नहीं देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अक्षित ने कहा, और किस खुशी में मैं तुम्हें उसका पता दे दूं? बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें शूटर का पता दे दूंगा। मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, रहने दो तुम। इतने सालों से ढूंढ नहीं पाई, लेकिन एटीट्यूड, जाओ जाकर ढूंढो। आरिका जैसे ही जाने के लिए पलटी, अक्षित ने कहा, सोच लो आरिका, कुछ दिनों बाद वह शूटर देश छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी। आरिका वापस आकर बोली, तुम जानते हो अक्षित, मेरा सुकून उसे मारकर ही वापस आएगा।
बता क्यों नहीं देते वह कौन है और कहाँ रहता है? आज ही उसे जान से मार आऊंगी। अक्षित ने कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है। पहली रात को तुम्हें उसका एड्रेस दे दूंगा। सालू, अथर, विक्रम, गौरी, विशाखा, रुद्र सब एक बार कभी हारिका को देखते और जब वह गुस्से में देखती तो वह अक्षित को देखने लगते। अक्षित उन्हें आई विंक कर देता। अक्षित की बात सुनकर हारिका ने अपने सर पर हाथ रख लिया और पूरे हॉल में चक्कर लगाने लगी। हारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अक्षित हारिका को ही देख रहा था। हारिका को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अक्षित हारिका को ही निहार रहा था। हारिका की बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे घने बाल, परफेक्ट फिगर। हारिका का आज लहंगा उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अक्षित ने थोड़ी देर हारिका को निहारने के बाद कहा, क्या सोच रही हो हारिका? इतने सालों से तो ढूंढ नहीं पाई और आने वाले कुछ साल और नहीं ढूंढ पाओगी। इससे अच्छा है कि मुझसे शादी कर लो। हारिका ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती हूँ। तुमसे शादी करना तो दूर की बात। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, ओहो, अब तुम्हें तुम्हारा लाइफलाइन बुरा लगने लगा। एक टाइम था जब तुम अपने लाइफलाइन को किस करने के लिए बहाने ढूंढती थी। आज जब मैं पूरा तुम्हारा ही होने जा रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रही हो। हारिका, पूछ लो अपने दिल से, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? शूटर को सजा देना या मुझसे नफरत? रुद्र बहुत देर से अक्षित की मुस्कान नोटिस कर रहा था। रुद्र ये तो समझ गया था कि निहारिका के केस में अक्षित की गलती नहीं थी, पर वह यह भी जानता था कि हारिका अक्षित के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी हैं, जो शायद ही कभी सॉल्व हो। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर कहा, अक्षित, अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी शादी सालू से करनी होगी। रुद्र की बात सुनकर सालू शॉक्ड हो गई। सालू ने गुस्से में कहा, रुद्र, यहाँ बात अक्षित और हारिका की हो रही है, मैं और तुम बीच में कहाँ से आ गए? और रही बात तुमसे शादी की, तो उससे अच्छा है मैं खुद सुसाइड कर लूं। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, बार बार धोखा नहीं खा सकती। सालू और रुद्र की बात सुनकर हारिका हैरान थी, लेकिन हारिका जानती थी कि रुद्र का सुकून सालू में ही है। आज नहीं तो कल रुद्र सालू की गलतफहमी दूर कर देगा और दोनों एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हारिका को रुद्र की बात सही लगी। हारिका ने सोचा, या तो अक्षित सालू और रुद्र की शादी करवा देगा या फिर हारिका को अक्षित से छुटकारा मिल जाएगा। हारिका ने कहा, अक्षित, रुद्र सही कह रहा है। तुम्हें मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें रुद्र और सालू की शादी करनी होगी। अक्षित को अब गुस्सा आ गया। अक्षित ने गुस्से में कहा, मैं किसी भी हालत में सालू की शादी रुद्र से नहीं करूंगा। इस जानवर को अपनी सालू कभी नहीं दूंगा। कौन जानवर? रुद्र? यही कहा ना तुमने? मैंने सही सुना ना? हारिका ने टोंट मारते हुए कहा। अच्छे समझ गया था कि हारिका उसे टोंट मार रही है। हारिका ने रुद्र का हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों जा रहे हैं। अगर तुम्हें हमारा ऑफर अच्छा लगे तो हमें कोई फोन कर देना या फिर सीधे बारात लेकर आ जाना। और अगर अच्छा ना लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी 2 दिन बाद भिजवा दूंगी। चले गए। इतना कहकर हारिका और रुद्र वहां से चले गए। हारिका रुद्र जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, रुद्र ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, आई एम सॉरी हारिका, मैं जानता हूँ तुम अक्षय से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सालू से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सालू के साथ बहुत गलत किया। मैं अब सालू को बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूँ। वह डिजर्व करती है। जानता हूँ बहुत मुश्किल है हारिका, लेकिन मैं सालू को मना लूंगा। हारिका ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने जो कहा अगर अक्षित मान जाएगा तो तेरी और सालू की जिंदगी संवर जाएगी, और अगर नहीं मानेगा तो मुझे अक्षित से शादी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ही बातों में हमारा ही फायदा होगा। अंदर हॉल में अक्षित गुस्से में चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी। गुस्से में अक्षित ने उस बोतल को दीवार पर मार दिया, जिसे देखकर अथर्व और सालू डर गए थे। दोनों जानते थे कि अक्षित इस समय बहुत गुस्से में है। अक्षित गुस्से में था, फिर भी उसने अपने मन में कहा, दोनों भाई बहन बहुत चालाक बनते हैं, बहुत चालाक। सालू को भी टेंशन हो गई। वह किसी भी हालत में रुद्र से शादी नहीं करना चाहती थी। जो कुछ रुद्र ने सालू के साथ किया था, उसके चलते तो सालू उसकी चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। शादी करना तो बहुत दूर की बात। अक्षित ये बात अच्छे से समझता था कि सालू कभी भी रुद्र से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। सालू क्या, अक्षित खुद सालू की शादी रुद्र से नहीं करना चाहता था। अक्षित समझ गया था कि रुद्र और राधिका मौके का फायदा उठा रहे हैं। रात के समय सालू अपने कमरे में बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी
क्योंकि उसके दिमाग में रुद्र की बातें घूम रही थी। अगर तुम आरिका से शादी करना चाहते हो तो मेरी शादी सालू से करवा दो। सालू ने पिछले 3 सालों में अक्षित को देखा था। अक्षित को देखकर वह यह समझ गई थी कि अक्षित का प्यार आरिका है। बेशक आरिका ने उसके साथ कुछ भी किया हो, पर अक्षित का सुकून आज भी आरिका के साथ ही है। सालू दिल से चाहती थी कि आरिका की शादी उसके भाई अक्षित से हो जाए। आरिका का विला। नींद तो आरिका की आंखों में भी नहीं थी। आरिका बार बार अपनी रिंग को देख रही थी जो अक्षित ने उसे पहनाई थी। आरिका कहीं ना कहीं तो चाहती थी कि उसकी और अक्षित की जिंदगी नॉर्मल पति पत्नी की तरह हो जाए, लेकिन दोनों के बीच आरिका का आत्मसम्मान और अक्षित का एटीट्यूड आ जाता था। आरिका ने मनी मन खुद से कहा, मैं अक्षित से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर अक्षित से मैंने शादी कर ली तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद अक्षित मुझे ही गलत समझेगा। उसे लगेगा कि मैंने उससे सब छुपाया है। कैसे बताऊं? अगर उसने मुझसे शादी कर ली तो वह इस विला के अंदर भी आएगा। फिर तो उसे सब कुछ सच सच पता चल ही जाएगा। मैं क्या करूं? मैं अक्षित से शादी नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं कर सकती। लेकिन अक्षित मुझे मजबूर कर देगा, मैं जानती हूँ। अब अक्षित पहले जैसा नहीं रहा। अब अक्षित को जो चाहिए वह हासिल करके ही रहता है। AR इंडस्ट्री। दूसरे दिन रुद्र अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सालू पर ही था। दोपहर हो गई थी। रुद्र ने अरुण को बुलाकर पूछा, सालू नहीं आई? अरुण ने कहा, सर सालू मैडम ने रिजाइन कर दिया है। रुद्र ने हैरानी से अरुण को देखा, फिर उसे जाने का इशारा किया। रुद्र ने सालू को फोन किया और कहा, सालू तुमने जॉब छोड़ दी? मुझे बताया क्यों नहीं? और तुमने जॉब छोड़ी ही क्यों? तुम रिजाइन नहीं कर सकती। चुपचाप जॉब पर आओ। सालू ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं नहीं आऊंगी। मुझे अब तुम्हारे ऑफिस में जॉब नहीं करनी। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहती। सालू की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। रुद्र ने कहा, यह कोई सब्जी बाजार है? जब मन किया तो सब्जी लगाने आ गई और जब मन किया तो टोकरा उठाकर चली गई। ये AR इंडस्ट्री है। यहाँ के एम्प्लॉय के कुछ रूल है जो तुम पर भी लागू होते हैं। तो मेरा ऑफिस ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। सब्जी सब्जी सुनकर सालू को हंसी आ गई और सालू खिलखिलाकर हंसने लगी। सालू की हंसी की आवाज रुद्र के कानों में भी पड़ रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। रुद्र अभी थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में था और सालू की हंसी सुनकर बिल्कुल शांत हो गया था। रुद्र ने धीरे से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? सालू ने हंसते हुए कहा, रुद्र तुम कैसी कैसी कहावत बोलते हो जो कभी किसी ने नहीं सुनी होती है। ये सब्जी सब्जी क्या होता है? रुद्र ने कहा, जैसी कहावत आती है वैसे ही तो कहूँगा। मुझे इतना पता है कि तुम ऑफिस से चली गई तो मेरा मन नहीं लग रहा है। प्लीज तुम वापस आ जाओ। सालू ने कहा, अगर मैं ऑफिस आऊंगी तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? प्लीज तुम शादी के लिए मना कर दो। मैं ऑफिस आ जाऊंगी, कभी रिजाइन नहीं करूंगी। अक्षित भैया आरिका से बहुत प्यार करते हैं, तो मौके का फायदा मत उठाओ और उन दोनों की शादी हो जाने दो। रुद्र ने कहा, तुम पहले ऑफिस आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। सालू ने रुद्र की बात का जवाब हमें देकर फोन काट दिया। प्रियंका का घर। प्रियंका अपने घर में तोड़ फोड़ मचा रही थी। पवन खन्ना प्रियंका के पीछे खड़ा देख रहा था। पवन खन्ना ने कहा, इतनी तोड़ फोड़ मचाने से कुछ नहीं होगा और ना ही इतना शोर मचाने से। आरिका और राज की वीडियो ढूंढो, कहीं तो होगी, और फिर उसे अक्षित को दे दो। प्रियंका ने आईने की तरफ देखकर बेहद नफरत से कहा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। तुम दोनों ने मेरी इंसल्ट की है। तुम दोनों का रिश्ता इतनी जल्दी मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। एक वीडियो तुमने मुझे सगाई पर दिखाई थी और अब एक वीडियो मैं तुम्हें शादी पर दिखाऊंगी। फिर देखते हैं कैसे तुम दोनों शादी करते हो। देखती हूँ मैं भी कैसे तुम करेक्टरलेस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाते हो। अगले ही पल प्रियंका ने गुस्से में पवन का कॉलर पकड़कर कहा, तुमने हमारे बीच जो हुआ उसकी वीडियो बनाई कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती पवन? तुमने मेरी वीडियो बनाकर लीक करवा दी। पवन खन्ना ने प्रियंका की कमर में हाथ डालकर खुद के करीब करते हुए कहा, मैंने वीडियो बनाई थी ताकि भविष्य में कभी भी तुम मुझे ब्लैकमेल ना कर सको, लेकिन लीक मैंने नहीं करवाई। यह शायद अक्षित का काम होगा। प्रियंका इस समय पवन के पास आने के मूड में नहीं थी। उसने पवन को धकेलते हुए कहा, अब छोड़ो मुझे और निकलो मेरे घर से। पवन ने कहा, तुम मेरी पर्सनल लॉयर हो, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे कभी खुद से दूर करने के बारे में कहना भी नहीं। जब तक मुझे कोई दूसरी नहीं मिल जाती
तब तक मैं तुम्हें ही खाऊंगा। इतना कहकर पवन ने अपने होठ प्रियंका के गले पर रख दिए। प्रियंका का दिमाग गर्म था। उसने गुस्से में कहा, पवन मेरा मूड नहीं है, अभी जाओ यहाँ से। पवन ने फिर से प्रियंका के जबड़े को कसकर पकड़ा और कहा, मूड तुम्हारा मैं बना दूंगा, तुम बस मुझ पर ध्यान दो, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। रही बात अक्षित को हराने की, तो मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्रियंका ने बहुत कोशिश की पवन से दूर होने की, लेकिन पवन ने उसे नहीं छोड़ा। फिर दोनों ही अपनी दुनिया में खो गए। विक्रम का मेंशन। विक्रम की दादी ने विक्रम की शादी के लिए बहुत सी लड़कियों की लाइन लगा दी थी। जब से विक्रम की दादी को विशाखा के बारे में पता चला था, तब से वह विक्रम की शादी जल्द से जल्द करने के पीछे पड़ी थी। दादी ने विक्रम को लड़कियों की फोटो दिखाते हुए कहा, विक्रम देख कितनी सुंदर, कितनी सारी लड़कियों की फोटो है। इनमें से किसी एक को पसंद कर ले, कुछ ही दिनों में मैं तेरी शादी कर दूंगी। विक्रम ने अपनी दादी को इग्नोर किया और कहा, मैं आपको कोई बेवकूफ लगता हूँ जो आपकी चालाकियां मेरे सामने नहीं चलेंगी। अभी कह देता हूँ, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, इसलिए फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रियान जो वही सोफे पर बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे, विक्रम की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन रीना के माथे पर सिकन आ गई। रीना ने कहा, विक्रम ये क्या बदतमीजी है? अगर माँ जी तेरे लिए लड़की देख रही हैं तो तू ऐसे जवाब देगा? विक्रम ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दादी की बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने सच में अपने लिए लड़की देख ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। आप आगे से फोटो लेकर मेरे सामने मत आना, ना ही कोई रिश्ते की बात करना। दादी ने विक्रम को गुस्से में कहा, विक्रम शादी तेरी मर्जी से नहीं होगी, जहाँ मैं कहूंगी वहीं होगी। जिस लड़की को तू प्यार करता है उसे भूल जा। विक्रम ने भी गुस्से में कहा, दादी मेरे लिए अलग रूल और अमन भाई के लिए अलग रूल। चाचा चाची का बेटा। अमन भाई गौरी को उठाकर लाए, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। दादी ने गुस्से में कहा, अमन की बात अलग थी और तेरी बात अलग है। विक्रम ने कहा, अमन भैया नालायक थे, इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। मैं लायक हूँ तो आपकी मर्जी से शादी करनी होगी? बिल्कुल नहीं, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। अगर मुझे किसी ने धमकी देने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर अपनी अपनी इज्जत के साथ रहना अकेले। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। दादी ने रेहान को देखा जो अभी भी मैगजीन पढ़ रहे थे और ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने ना कुछ देखा हो और ना ही कुछ सुना हो। दादी ने गुस्से में कहा, देखा रेहान, तेरे बेटे की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, वह मुझे भी जवाब देने लगा है। रेहान ने मैगजीन के पेज पर लटते हुए कहा, आपको किसने कहा था उसके मुंह लगने के लिए? इतना बड़ा बिजनेस संभालता है, कुछ तो समझ होगी उसमें। अगर उसने कोई लड़की देखी है तो कुछ सोच समझ कर ही देखी होगी। मुझे तो कोई गलत बात नहीं लगती इसमें। अगर वह शादी करना चाहता है तो करने दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि बिना मेहनत बिना ढूंढे आपको घर बैठे बैठे बहू मिल रही है, वह भी आपके पोते की पसंद की। दादी ने रेहान को पॉइंट करते हुए कहा, रेहान कुछ भी हो जाए, उस दो कौड़ी की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। रेहान ने हंसते हुए कहा, मतलब आप जानती हैं कि विक्रम किससे प्यार करता है, तभी आप इतनी जल्दी विक्रम की शादी करना चाहती हैं। लेकिन विक्रम भी आपका पोता है, आपकी रग रग से वाकिफ है, वह नहीं मानेगा। तो इससे बेहतर है आप अपनी हरकतें बंद कर दें और विक्रम जो चाहता है उसे करने दें। AR इंडस्ट्री। सालू ऑफिस आ गई थी। सालू और रुद्र के केबिन में बैठे थे। करीब 10 मिनट तक दोनों ही चुप रहे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रुद्र को डर था कि सालू उससे शादी करने के लिए मना ना कर दे। सालू को डर था कि कहीं रुद्र शादी का जिक्र ना करने लगे। सालू ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रुद्र तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रुद्र ने कहा, सालू मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती, लेकिन मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। जैसा तुम कहोगी वैसे ही रहेंगे। रुद्र की बात सुनकर सालू की आंखों में आंसू बहने लगे। सालू ने कहा, रुद्र मैं तुम्हारे धोखे से इतना टूट चुकी हूँ कि तुम सच भी बोलोगे तो मुझे झूठ ही लगेगा। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। एक बार यकीन किया था तो मुझे छोड़कर चले गए। छोड़कर गए तो गए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब दोबारा विश्वास नहीं कर सकती।
मुझसे नहीं होगा, मैं अंदर ही अंदर घुट जाऊंगी। रुद्र उठकर सालू के पास जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। रुद्र ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार मौका दे दो, एक बार मुझ पर यकीन कर लो। मैं सच कह रहा हूँ, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम पुरानी बातें भूल जाओगी। सालू ने रुद्र से नजर चुराते हुए कहा, देखो रुद्र, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन मैं चाह कर भी तुम पर यकीन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ एक या दो रात चाहिए हो तो ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। ऐसा करने से तुम्हारे दिल को ठंडक मिल जाएगी और फिर मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। सालू की ऐसी बातें सुनकर रुद्र को दिल में दर्द हो रहा था। रुद्र इतना तो समझ गया था कि सालू उसका दिया हुआ धोखा भूल नहीं सकती। रुद्र को महसूस हो रहा था कि सालू उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब बोल रही है। रुद्र ने सालू के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गाल पर रखकर कहा, ऐसा मत बोलो सालू, मैं ऐसा करने के लिए शादी नहीं कर रहा। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। सालू। सालू ने इतनी बड़ी बात बोलकर नजरें झुका रखी थी। उसकी हिम्मत रुद्र को देखने की नहीं थी। उसने दुखी होकर क्या बोला था, ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसे लगा था कि शायद रुद्र उससे यही चाहता है, इसलिए उससे शादी करना चाहता है। सालू को रुद्र की बातों पर यकीन नहीं था। जब दिल टूटता है तो दोबारा भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। रुद्र ने अपने हाथों से सालू के चेहरे को ऊपर उठाया तो सालू के रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। रुद्र ने अपने और सालू की आंखों पर रख दिए। ऐसे करने से सालू का रोना तेज हो गया। रुद्र ने एक एक करके दोनों आंखों को चूम लिया। सालू फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र ने सालू को कसकर गले लगा लिया। सालू रुद्र के गले लगकर रो रही थी। सालू इस वक्त दर्द में थी। रुद्र खुद को संभाल नहीं पाया और सालू को लेकर ही जमीन पर गिर गया। सालू रो रही थी और रुद्र सालू के बालों को सहला रहा था। सालू के आंसू रुद्र के गले पर गिर रहे थे। रुद्र को अब एहसास हो रहा था कि सालू को कितना दर्द दिया है। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी सालू कितनी रात रोकर सोई होगी, कितने ही दिन उसने अपनों को ढूंढा होगा जिसे गले लगाकर रो सके। रुद्र ने सालू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन अब नहीं, अब मेरी सालू हमेशा मेरे पास रहेगी। अब मैं सालू को कोई दुख नहीं होने दूंगा। रुद्र अभी उसका सिर सहला रहा था। रुद्र ने अपने मन ही मन फिर से कहा, सालू अपने आप तो कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं अक्षित को मना लूं तो शायद अक्षित के कहने पर मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन माफ तो मुझे अक्षित भी नहीं करेगा। धोखा तो मैंने अक्षित को भी दिया है। एक गलत फहमी के चलते हम सबकी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अक्षित, आरिका और सालू की जिंदगी अच्छी हो जाए। हम भी अब सबकी तरह एक नॉर्मल परिवार की तरह ही रहें। सालू रोते रोते ही रुद्र के ऊपर सो गई थी। रुद्र ने सालू को खुद से अलग नहीं किया था। वह भी ऐसे ही जमीन पर लेटा रहा। सालू सो रही थी और रुद्र उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। तभी केबिन का गेट खुला और अरुण अंदर आया और अरुण को देखकर रुद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अरुण ने सालू और रुद्र को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानता था कि रुद्र और सालू के बीच कुछ तो है। अरुण रुद्र को ऐसे जमीन पर लेटा हुआ देखकर हैरान था, क्योंकि अरुण ने रुद्र को हमेशा गुस्से में ही देखा था। रुद्र का यह रूप अरुण के लिए नया था। अरुण रुद्र को देखकर खुश हो रहा था। अरुण कुछ बोलने वाला था, तभी रुद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कहा, जो भी काम है कल करना, अभी जाओ, मेरी सालू सो रही है। ऐसा ना हो वो जग जाए। और जाते हुए डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा देना। अरुण ने हमें सिर हिलाकर चला गया। रेस्टोरेंट। विक्रम, विशाखा और समर बैठे डिनर कर रहे थे। विशाखा डिनर तो कर रही थी, लेकिन विक्रम को इग्नोर कर रही थी। लेकिन विक्रम का पूरा ध्यान विशाखा पर ही था। विक्रम ने मन ही मन खुद से कहा, कब तक ये ऐसे दूर भागेगी, कब आएगी मेरे पास, कब कहूँगा इससे अपने दिल की बात, कब समझेगी मुझे। तभी समर ने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, जीजू मुझे आइसक्रीम खानी है। समर की बात सुनकर विक्रम को हंसी आ गई, लेकिन विक्रम ने कहा, मैं किस एंगल से तुम्हारा जीजू हूँ। समर ने कहा, गौरी दी मेरी दी है तो विशाखा दी भी मेरी दी हुई, तो आप मेरे जीजू हुए ना। समर की ये बात सुनकर विक्रम तो खुश हो गया, लेकिन विशाखा सुलग गई। विशाखा ने कहा, समर तुम छोटे हो तो छोटे बनकर रहो,
इस तरह की बात नहीं करते, गलत बात होती है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जीजू नहीं बोला जाता। समर बोला, मतलब शादी के बाद जीजू बोल सकते हैं? तो आप दोनों जल्दी से शादी कर लो। वैसे भी जब देखो तब पति पत्नी की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो। मेरे फ्रेंड की मम्मी पापा भी आपकी तरह ही लड़ते हैं। विशाखा ने समर को घूर कर देखा और कहा, तुम तो घर चलो, मैं तुम्हारी गौरी भाभी से डांट पड़वाऊंगी। विक्रम ने कहा, इसे क्यों डांट रही हो? क्या कह दिया? इसने तो गलती से बोल दिया। विशाखा ने कहा, मेरा डिनर हो गया, मुझे अब घर जाना है। विशाखा जैसे ही जाने के लिए उठी, विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? विशाखा विक्रम की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि विशाखा को लगता था कि अगर वे विक्रम की तरफ देखेगी तो विक्रम की आंखों में खो जाएगी। विशाखा ने विक्रम से नजर चुराते हुए कहा, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही। मेरी जॉब नहीं है, बस इसलिए थोड़ी सी टेंशन रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ी चिड़चिड़ी रहती हूँ मैं। विक्रम ने कहा, कई बार कह चुका हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। विशाखा ने कहा, नहीं, कभी नहीं। वैसे भी तुम्हारे बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, और एहसान नहीं चाहिए। मैं खुद जहाँ ढूंढ लूंगी। प्रियंका को आरिका की वीडियो मिल गई थी। प्रियंका ने वीडियो देखकर कहा, मैं जानती हूँ आरिका, तुम्हारे और राज के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो अगर अक्षित देखेगा तो वो तुम्हें गलत समझेगा। उसके अंदर जो आग भड़क रही है, उसे और भड़काने के लिए वीडियो काफी है। अक्षित को भी पता चले, जब बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। अक्षित के अंदर बहुत एटीट्यूड है ना। अब वह एटीट्यूड धीरे धीरे ही खत्म हो जाएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।